शारिक ने राइफल की नाल खिड़की से बाहर निकाल ली और ड्रैगर दबा दिया। वेलाना फायरिंग से गोली उठा सबसे पहले वो पुलिस वाला निशाना बना था जो राइफल ताने हुए था। टार्च वाले ने टार्च फेंक कर राइफल संभालने की कोशिश की तो दूसरी गोली ने उसे बीच चाड़ लिया। ये सूरतेहाल देखकर जीप में बैठे हुए पुलिस वाले ने छलांग लगा दी और खेतों की तरफ मांग खड़ा हुआ। उसका इस तरह भागना ही उसकी मौत का बायस बन गया। अगर जब वो जीप में बैठा रहता तो शायद बच जाता, लेकिन इस तरह भागने से वो निशाने की जद में आ गया और गोलियों ने उसे छिलनी कर दिया। गुन्नामान पहले ही गाड़ी की रफ्तार बढ़ा चुका था। कच्चे रास्ते पर गाड़ी बुरी तरह उछल रही थी। उसके उलट जाने का अंदेशा भी था, लेकिन गुन्नामान उसकी रफ्तार कम नहीं थी और उसे बड़ी तेजी से दौड़ाता रहा। तकरीबन 1 घंटे तक वो शहर से बहुत दूर निकल गए। कच्ची सड़क से वो पुख्ता सड़क पर आ गए। ये सड़क चरक की तरफ चली गई थी। उस तरफ आने का मकसद भी यही था कि पुलिस इनको चरक की तरफ तलाश करती रहे। रात के पिछले पैर वो चरक के नवा में पहुंच गए। दरिया का पुल पार करने के बाद गुल्लेमान ने एक जगह गाड़ी रोक ली। वहां से एक और पथरीला रास्ता था जो पहाड़ियों की तरफ चला गया था। चंद सेकंड रुकने के बाद गुल्लेमान ने गाड़ी उसी सड़क पर डाल दी। पहाड़ियों में बल खाता हुआ यह पथरीला रास्ता खासा दुश्वार गुदार था, लेकिन गुल्लेमान बड़ी महारत से गाड़ी चला रहा था। गाड़ी इस पथरीले रास्ते पर दौड़ती रही। अब दिन का हल्का सा उजाला फैलने लगा था। रास्ता मुसलसल बुलंदी की तरफ जा रहा था। कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए? ऐसा ना हो कि हम पहाड़ों में भटकते रहें। शारिक ने गुल्लेमान की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, ये रास्ता गर्दीज के नवा में निकलता है, लेकिन हम दिन की रोशनी में गर्दीज में दाखिल नहीं हो सकते। हमें कहीं रुकना पड़ेगा, गुल्लेमान ने कहा। और तकरीबन आधे घंटे बाद उसने एक जगह गाड़ी रोक ली। सामने नशेबदा बंजर और वैरान वादी थी। एक तरफ बहुत दूर दरख्तों का एक झुंड सा नजर आ रहा था। वजीब ने आकर गुल्लेमान ने गाड़ी का रुख उस तरफ मोड़ दिया। उस तरफ कोई रास्ता नहीं था। गाड़ी पत्थरों पर उछलती हुई दरख्तों के झुंड में पहुंच गई। गुल्लेमान ने गाड़ी दरख्तों के झुंड में ऐसी जगह रोकी थी कि उसे ऊपर से देखा ना जा सके। दरख्तों की दूसरी तरफ एक छोटा सा चश्मा भी था। ये जगह हमारे लिए मुनासिब है। दिन हम यहीं गुजारेंगे और शाम अंधेरा फैलने के बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। गुल्लेमान इंजन बंद करके नीचे उतर आया। शबीना बीबी वो समीना की तरफ देखते हुए बोला, जो गाड़ी से उतर रही थी, पोटली में खाने पीने की चीजें रखी हुई है, मुंह हाथ धोकर कुछ खा पी लो। हम सारा दिन यहाँ रहेंगे। खाने पीने की चीजें वाफर मिकदार में मौजूद है। समीना जवाब देने की बजाय चश्मे पर चली गई और फिर पानी से मुंह हाथ धोने लगी और दूसरे लोग भी चश्मे पर आ गए। शारिक मुंह हाथ धोकर उठ गया और इधर उधर देखने लगा। चीजें उनके लिए वाकई महफूज थी। दरख्त बहुत गुंजान थे, गाड़ी भी चुक गई थी और इन्हें भी सड़क पर से नहीं देखा जा सकता था। सबीना भी वो हाथ धोकर इधर उधर देख रही थी। फिर उसने गाड़ी के पिछले हिस्से से वो पोटली निकाल ली। एक जगह चादर बिछा दी और पोटली उस पर रखकर खोल दी। एक पतीले में भुना हुआ गोश्त था, इतना कि वो सब लोग कम से कम 3 वक्त खा सकते थे। 20 नान थे जो तंदूरों में तैयार किए गए थे। 5 केक नुमा मीठी रोटियां भी थी। ये सब कुछ देखकर समीना को अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि गुल्लेमान को सूरत-ए-हाल का अंदाजा हो गया था और इससे पहले ही इसे मुकम्मल तैयारी कर रखी थी। सालन ठंडा था, इसे गर्म करने के लिए आग जलाने की जरूरत थी और वो आग जलाने का खतरा मोल वही ले सकते, क्योंकि उठने वाला धुआं या उनकी मौजूदगी का राज खोल सकता था। इसलिए उन्हें ठंडे सालन पर ही गुजारा करना पड़ा। खाना खाने के बाद समीना ने रोटी सालन संभाल कर गाड़ी में रख दिया। वो लोग रात भर जागते रहे थे और अब नींद उन्हें परेशान करने लगी थी। वो लगा तो एक दरख्त के तने के करीब जमीन साफ करके लेट गया था और कुछ ही देर बाद वो सो चुका था। समीना दाढ़ी में आकर सीट पर लेट दी और कुछ देर बाद इसकी आंखें भी बंद हो गई। समीना भी दार हुई तो लंबे साए हो चुके थे। चश्मे के ठंडे पानी से मुंह धोने के बाद भी उस पर तसलमंदी तो तारी रही। नोना का टहल तो उसके करीब आ गया। तुम तो खूब सोई समीना बेबी, वो उसके करीब बैठते हुए बोला। हाँ, रात भर जागी थी, नींद ज्यादा ही गहरी हो गई थी, समीना ने जवाब दिया। इसलिए तो हमने तुम्हें जगाया भी नहीं था ताकि तुम्हारी नींद पूरी हो जाए, नोलक ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, अच्छा अब कुछ खा पी लो तो यहाँ से रवानगी की तैयारी करे। हाँ, अब तो सूरज भी झुक रहा है, समीना कहते उठकर गाड़ी की तरफ आ गई। गुल्लेमान और शारिक गाड़ी के पास खड़े थे। समीना ने गाड़ी में घुसकर पोटली खोली और एक नान निकालकर सालन के बगैर ही खाने लगी। अब क्या प्रोग्राम है, उसने शारिक और गुल्लेमान की तरफ देखते हुए पूछा। गुल्लेमान कह रहा है कि गर्दीज में उसके एक दोस्त रहता है, उसके यहाँ पनाह तो मिल जाएगी, लेकिन इसके ख्याल में वो ज्यादा काबिल एतमाद नहीं। गर्दीज की पुलिस को भी हमारे बारे में इतला मिल चुकी होगी और उन्हें हमारी तलाश होगी, शारिक ने बताया। गर्दीज में किसी दोस्त के पास जाने की जरूरत नहीं, समीना ने कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने खानदान को लेकर उम्मा जई गया है। ये गर्दीज से चंद मील आगे एक छोटी सी बस्ती है। शाहपरी ने मुझे बताया था कि मलिक तोती खान उसका मामू है। शाहपरी ने मुझे दावत भी दी थी कि कभी इस तरफ आने का इत्तफाक हो तो हम उसके पास जरूर आए। तो फिर काम बन गया, गुल्लेमान ने जवाब दिया। उम्मा जई में हम हर लिहाज से महफूज रहेंगे। हम गर्दीज शहर में दाखिल होने के बजाय बाहर से उम्मा जई की तरफ निकल जाएंगे। तो फिर मेरा ख्याल है अब हमें रवाना हो जाना चाहिए, समीना एक लुकमा तोड़कर मुंह में रखते हुए बोली।
तुम इत्मीनान से रोटी खा लो तो फिर चलते हैं, गुल रहमान मुस्कुराते हुए बोला। समीना ने रोटी खाने के बाद चश्मे से पानी पिया और नौनक्के के साथ गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। उसके तकरीबन आधे घंटे बाद जब सूरज मगरब में एक पहाड़ी चोटी के पीछे गोताल लगाने की तैयारी कर रहा था, गुल रहमान ने गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया। तकरीबन 15 मिनट बाद वो बुलंदी पर वाक़िफ पथरीले रास्ते पर पहुंच गए। गुल रहमान तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाता रहा, लेकिन जब शाम का अंधेरा फैलने लगा तो उसने रफ्तार कम कर दी। इसने गाड़ी के हेडलैम्प रोशन नहीं किए थे और अंधेरे में तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। सड़क पहाड़ी में बल खाती हुई जा रही थी। तकरीबन 2 घंटे बाद उन्हें एक मोड़ घूमते हुए बहुत दूर नशेब में शहर गर्दीज की रोशनियां दिखाई दी और चंद मिनट बाद ये रोशनियां निगाहों से ओझल हो गई। इनकी गाड़ी पहाड़ी के गिर्द घूम रही थी। दफादन गाड़ी का इंजन हिचकोले लेने लगा और फिर फीबल बताने वाले डायल पर नजर पड़ते ही गुल रहमान चौंक गया। सुई 0 बार थर थरा रही थी। क्या हुआ? शारिन ने गुल रहमान की तरफ देखा और फिर उसकी नजर भी डायल की तरफ उठ गई। पेट्रोल खत्म हो गया, गुल रहमान ने कहा। उसके लहजे में तशवीश थी। पिछली सीट पर बैठी हुई समीना और नौलक्खा ने भी ये बात सुन ली थी। वो दोनों तशवीश अमेज नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। गाड़ी कुछ देर तक दुलान पर रेंगती रही, फिर एक जगह रुक गई। अब क्या होगा भाई गुल रहमान? ये सवाल नौलक्खे ने किया था क्योंकि उसके लहजे में तशवीश नुमाया थी। पैदल चलना होगा और क्या? गुल रहमान की बजाय शारिक ने जवाब दिया। फिर वो गुल रहमान की तरफ देखते हुए बोला, शहर यहाँ से कितनी दूर है? 5-6 मील तो होगा, गुल रहमान ने जवाब दिया। और हमें 5-6 मील मजीद आगे जाना होगा, लेकिन हमें शहर में तो दाखिल नहीं होना। हम शहर के बाहर से होते हुए उम्माज़ई की तरफ निकल जाएंगे। इस तरह हमें ज्यादा से ज्यादा 8-9 मील का फासला तय करना पड़ेगा। 8-9 मील? नौलक्खा की अलिफ से करासी निकली। फासला ज्यादा नहीं है नौलक्खा भाई, हिम्मत से काम लो, हम जल्दी उम्माज़ई पहुंच जाएंगे। हिम्मत तो करनी पड़ेगी, नौलक्खा एक बार फिर कर रहा। खाने पीने का सामान निकाल लो और राइफलें ले लो। इस पेटी में राइफलों के मैगजीन है, एक 2 मैगजीन उठा लो, शायद जरूरत पड़ जाए। उसके बाद गाड़ी का बंदोबस्त करना होगा, गुल रहमान ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। वो सब गाड़ी से उतर आए थे। राइफलों की इस्तेमाल शुदा मैगजीन निकालकर फेंक दिए गए, उनकी जगह नए मैगजीन लोड कर लिए गए और एक फादल मैगजीन भी ले लिया गया। समीना ने खाने पीने वाली चीजों की पोटली भी उठा ली थी। गुल रहमान इधर उधर देखने लगा, फिर उसने इन तीनों को इशारा किया और वो गाड़ी को धक्का देने लगे। गुल रहमान धक्का देने के साथ स्टीयरिंग भी घुमा रहा था। गाड़ी एक खड्ड के किनारे पहुंच गई और फिर इस जोरदार धक्के से गाड़ी खड्ड में कलाबाजियां खाती हुई तकरीबन 100 फुट नीचे जा गिरी। ये भी गनीमत था कि पेट्रोल की टैंकी नहीं फटी, ताम उसके 2 पहिए अलग होकर दूर चले गए थे। अब थोड़ा आगे जाकर रास्ते का तय्युन करना पड़ेगा, उस तरफ आओ, गुल रहमान कहते हुए एक तरफ चल पड़ा। वो तीनों भी उसके पीछे चलने लगे। जगान के ऊपर से घूम कर वो लोग दूसरी तरफ आ गए। गर्दीज शहर की रोशनियां एक बार फिर दिखाई देने लगी। रास्ता मुसलसल दुरान की तरफ जा रहा था। उस रास्ते पर तकरीबन लुढ़कते हुए चलते रहे। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो एक बुलंद जगह पर रुक गए। शहर अब ज्यादा दूर नहीं रह गया था, लेकिन वो शहर का रुख नहीं करना चाहते थे। वो कुछ देर वहीं रुके, फिर आगे चलने लगे। तकरीबन 200 गज का फासला तय करने के बाद वो रुक गए। यहाँ से एक और रास्ता दाईं तरफ को फूट रहा था। मेरा ख्याल है यही रास्ता ओमादई की तरफ जाता है, इस तरफ चलना चाहिए, गुल रहमान ने कहा। वो कुछ कहे बगैर गुल रहमान के पीछे चल पड़े। ये रास्ता ऊंचा नीचा था, इन्हें कभी दुलान पर उतरना पड़ता और कभी चढ़ाई चढ़नी पड़ती। मुसलसल 2 घंटे चलते रहने से समीना बुरी तरह थक गई थी। नौलक्खे की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी, उन्हें राइफलें भी बोझ महसूस होने लगी थी। समीना को चलते चलते किसी पत्थर से ठोकर लगी और वो लड़खड़ा कर गिरती। उसके मुंह से हल्की सी कराह भी निकली थी। गुल रहमान और शारिक आगे आगे थे, वो भी रुक गया। शारिक समीना के करीब पहुंच गया और उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश करने लगा। वो इसे अब चला नहीं जाता। समीना ने कराते हुए कहा, मुझे यहीं छोड़ दो, अब मैं और आगे नहीं जा सकती। तुम्हें यहाँ कैसे छोड़ दें समीना बीबी? नौलक्खे ने कहा, हिम्मत कर लो, अभी पता नहीं और कितनी दूर जाना होगा। समीना पीछे मुड़कर देखते हुए बोली, शहर की रोशनी अब दिखाई तो नहीं दे रही। गुल रहमान शारिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने और समीना ने भी बताया था कि ओमादई गर्दीज शहर से 5-6 मील से ज्यादा दूर नहीं। हम मुसलसल 2 घंटे से चल रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक किसी बस्ती के आसार दिखाई नहीं दे रहे। कहीं हम रास्ता तो नहीं भूल गए? मेरा ख्याल है ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। यहाँ थोड़ी देर आराम कर लो, फिर आगे चलेंगे, गुल रहमान ने जवाब दिया। गुल रहमान और शारिक वगैरह भी पत्थरों पर बैठ के ऊंचे नीचे रास्तों पर मुसलसल चलते रहने से वो भी थक गए थे, लेकिन वो नौलक्खे और समीना के सामने इसका इजहार नहीं करना चाहते थे। तकरीबन आधे घंटे बाद वो दोबारा चल पड़े। आगे छोटे छोटे टीले थे। मजीद 1 घंटा चलते रहने के बाद वो टीलों से बाहर आ गए और उसके साथ उन्हें चौंक जाना पड़ा। सामने किसी गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनियां दिखाई दे रही थी। गाड़ी का रुख इसी तरफ था और नामवार रास्ते पर गाड़ी उछलती हुई चली आ रही थी। उसका अंदाजा उन रोशनियों से हो रहा था तो उछलती हुई नजर आ रही थी। ये गाड़ी तो इसी तरफ आ रही है, इस टीले के पीछे चले आओ, गुल रहमान ने कहा।
वो सब लोग टीले के पीछे दुबक गए। वो बाड़ी करीब आती जा रही थी। रोशनी कभी टीले पर पड़ने लगती और कभी उसका रुख किसी और तरफ मुड़ जाता। तकरीबन 10 मिनट बाद वो गाड़ी सामने आ गई। वो पुलिस की जीप थी। खुली छत की जीप में 6 पुलिस वाले थे। वो पुलिस वाले खड़े थे। चंद गज आगे निकलने के बाद जीप रुक गई। वो आदमी उतरकर सड़क के दूसरी तरफ टीलों में चले गए। वो अपनी राइफलें भी दूसरों को थमा गए। हम लोगों को बिला बिला इस तरफ दौड़ाया जा रहा है। वो लोग न जाने किस तरफ चले गए होंगे। जीप की तरफ से एक आवाज सुनाई दी। उन्हें बराकी से चरक जाते हुए देखा गया था। चरक से रास्ता इस तरफ भी आता है। हो सकता है वो इसी रास्ते पर आए हों, इसलिए तो हमें इस तरफ चेक करने के लिए भेजा गया है। दूसरे ने कहा, चरक से आगे भी कई रास्ते हैं, वो किसी और तरफ भी तो जा सकते हैं। ये पहली आवाज थी। उन्हें बराकी से निकले हुए 24 घंटे हो चुके हैं। अब तो वो ना जाने कहाँ पहुंच चुके होंगे। हमें बहरहाल चेक करना है, ये हमारी ड्यूटी है। दूसरे ने जवाब दिया। इसी दौरान टीलों की तरफ जाने वाले दोनों आदमी वापस आ गए। वो लोग दरी जबान में बातें कर रहे थे। शायद वगैरह कुछ समझ तो नहीं सके, लेकिन नौलखे ने राइफल सीधी कर ली थी। मुमकिन है वो फायर खोल देता, लेकिन गुल रहमान ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। वो यहाँ हमारी मौजूदगी के बारे में कुछ नहीं जानते, इसने सरगोशी की। बेहतर वो हमारे बारे में लाइन में ही रहे। लेकिन अगर उन्होंने खड्ड में हमारी गाड़ी देख ली तो समझ जाएंगे कि हम इस तरफ आए हैं। इसका इम्कान नहीं कि वो अंधेरे में खड्ड में पड़ी हुई गाड़ी को देख ले। अगर गाड़ी देख भी ली गई तो वो हमें इन पहाड़ों में तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमने यहाँ उनका मुकाबला किया और वो सब हमारे हाथों मारे भी गए तो यहाँ उनकी लाशें ये राज खोल देंगी कि हम किस तरफ गए हैं। हमारी तलाश में आसपास की बस्तियों को खंगाल डाला जाएगा। उमर से यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, हम चूहों की तरफ पकड़े जाएंगे। नहीं मेरे दोस्त, बेहतर यही है कि खामोश बैठे रहो और उन लोगों को आगे जाने दो। बात नौलखे समझ में आ गई। उसने राइफल नीचे झुका ली। वो जीप की तरफ देखने लगा। वो दोनों पुलिस वाले जीप पर सवार हो चुके थे। जीप का इंजन स्टार्ट हुआ और वो एक हल्के से झटके से आगे बढ़ गई। जीप के जाने के तकरीबन 15 मिनट बाद वो अपनी कमी गांव से निकले और तेज कदम उठाते हुए उस पथरीले रास्ते पर चलने लगे। तकरीबन आधे घंटे बाद वो पुख्ता सड़क पर पहुंच गए। बर्दीज से आने वाली ये सड़क जरा दिक अड़हून और सरदबी की तरफ चली गई थी। सड़क के दूसरी तरफ भी एक कच्चा रास्ता था और बहुत आगे एक रोशनी टिमटिमाती हुई सी नजर आ रही थी। उस रास्ते से कुछ चढ़कर दाईं तरफ एक बाग था। वो सड़क पार करके उस कच्चे रास्ते पर चल पड़े। इनका ख्याल था कि वो ओमाजी बस्ती हो गई, लेकिन रोशनी के करीब पहुंचकर इंकिशाफ हुआ कि वो एक ही मकान था। एक ऊंचे पत्थर पर रखी हुई लालटेन रोशन थी और उसी की रोशनी उन्हें दिखाई दी थी। वो मकान के करीब पहुंचकर रुक गए। यहाँ कोई है? गुलैमान ने ऊंची आवाज में ये जुमला फारसी और फिर दरी जबान में दोहराया। चंद सेकंड बाद एक आदमी मकान से बाहर आ गया। उसकी उम्र 30-32 के लगभग रही होगी। कंधे पर राइफल लटकी हुई थी। कौन है? कौन हो तुम लोग? वो आदमी उसकी नजरों से बारी बारी की तरफ देखने लगा। उसका एक हाथ पहले ही राइफल कंधे से उतारने के लिए उठा था, लेकिन फिर उसका हाथ नीचे नटक गया। उसे इन सब के पास राइफलें देख ली थी। उमर से यहाँ से कितनी दूर है? गुल रहमान ने पूछा। तकरीबन 1 मील, उस शख्स ने जवाब दिया। मलक तोती खां का घर बस्ती में किस तरफ है? गुल रहमान ने दूसरा सवाल किया। मलक तोती का नाम सुनकर उस शख्स की आंखों में उलझन सी तैर गई। बरो नहीं, गुल रहमान उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। हम दुश्मन नहीं, मलक तोती खान के दोस्त है, बहुत दूर से आए हैं। बराकी से? उस शख्स ने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा। हाँ, लेकिन तुमने ये अंदाजा कैसे लगाया? गुल रहमान चौंक सा गया। उसके यहाँ पहले से भी बराकी से कुछ मेहमान आए हुए हैं और वो कहते कहते रुक गया। और क्या? गुल रहमान ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। तकरीबन 1.5 घंटा पहले पुलिस की एक जीप इधर आई थी। उन्हें बराकी से फरार होने वाले कुछ लोगों की तलाश थी। उनमें एक औरत भी है। वो आदमी खामोश होकर समीना की तरफ देखने लगा। वो कोई और होंगे, गुल रहमान ने जवाब दिया। वैसे वो शख्स की बात सुनकर चौंके बगैर नहीं रह सका था। हम मलक तोती खान के मेहमान मुल्ला नजीरुद्दीन के दोस्त हैं। 2 दिन पहले वही अपने घर वालों के साथ यहाँ आया है। उसने हमें यहाँ आने की दावत दी थी। यहाँ से तकरीबन 2 मील दूर हमारी गाड़ी खराब हो गई है, जिसकी वजह से हमें पैदल आना पड़ा। और फिर उस शख्स की बातों से इंकिशाफ हुआ कि अब्दुल्ला नामी ये शख्स मलक तोती खान का मुलाजिम है और ये बाग भी मलक तोती का ही है। ठीक है, तुम हमें मलक तोती के घर पहुंचा दो, गुल रहमान ने कहा। उस शख्स ने मकान का दरवाजा बंद कर दिया और पत्थर पर रखी हुई लालटेन उठाकर उनके साथ चल पड़ा। शमीना बुरी तरह थकी हुई थी। उसके लिए कदम उठाना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन इस उम्मीद पर चलती रही कि कुछ देर बाद वो ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां उन्हें आराम करने का मौका मिल जाएगा। जब वो बस्ती में पहुंचे तो रात के 11 बज चुके थे। बस्ती 10-12 घरों पर मुश्तमिल थी। मुशक से एक हवेली नुमा मकान के सामने रुक गया और जोर शोर से दरवाजा खटखटाने लगा। 2-3 मिनट बाद दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र आदमी बाहर निकला। अब्दुल्ला फारसी जबान में उससे बातें करने लगा। साथ ही वो पीछे खड़े हुए शारक वगैरह की तरफ इशारे भी कर रहा था। वह शख्स चंद मिनट उनकी तरफ देखता रहा, फिर अंदर चला गया। 3-4 मिनट बाद वो वापस आया तो उसके साथ 2 आदमी और भी थे।
उनमें से एक मुल्ला नसीरुद्दीन था और दूसरा मलक तोती खान। मुल्ला नसीरुद्दीन गुलैमान और शारिफ वगैरह को देखकर चौंक गया। वो दोनों बड़ी गर्मजोशी से उन लोगों से मिले और उन्हें अंदर ले गए। उन्हें भी चैनों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उन्हें सोते में से जगाया गया था। गाड़ी के दूसरे अफराद सो रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें सुनकर भी वो जाग गए। शाह बनी गर्मजोशी से समीना से मिली। गुलैमान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को बताया कि वो किन हालात में बराकी से निकले थे और अब किस नोयत की सूरत हाल से दो चार है। मलक तोती खान भी ये सब कुछ सुन रहा था। गुलैमान खामोश हुआ तो वो बोला, फिक्र मत करो, किसी को शुबा नहीं होगा कि तुम लोग यहाँ मौजूद हो। लेकिन अगर पुलिस हमारी तलाश में किसी वक्त इस तरफ आ गई और बस्ती के लोगों ने यह बता दिया कि कुछ अजनबी यहाँ ठहरे हुए हैं, तो इसकी तुम फिक्र मत करो। मलक तोती खान ने कहा, सारे बस्ती वाले मेरे कबीले के लोग हैं, उनमें से कोई भी ऐसी जुर्रत नहीं करेगा। उसने अब्दुल्ला को अंदर बुलाया और उसे हिदायत कर दी कि वो वापस चला जाए और यदि पुलिस इस तरफ आए और मेहमानों के बारे में दरियाफ्त करे तो उन्हें कुछ भी ना बताया जाए। मलक तोती खान ने अपने घर वालों को मेहमानों के खाने पीने का इंतजाम करने को कहा और अपने बेटे को कुछ हदायत देकर बाहर भेज दिया। वो सब लोग मेहमान खाने में बैठे थे। तकरीबन 10 मिनट बाद कुछ लोग आना शुरू हो गए। इस तरह 20 मिनट में वहां 15 आदमी जमा हो चुके थे। ये सब इस बस्ती के घरों के सरबराह थे और वो सब मलक तोती खान के सामने बड़े मोहतबाना अंदाज में बैठे थे और कन्नकियों से शारिक और नौलखा की तरफ भी देख रहे थे। समीना बहन शाहबरी के साथ जनार खाने में चली गई थी। ये हमारे मेहमान है, मलक तोती खान ने शारिक और गुलैमान वगैरह की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह लोग बराकी में मलक फरीद के मेहमान थे। काबुल में हुकूमत ने मलक फरीद को गिरफ्तार कर लिया तो बराकी पुलिस ने इन लोगों को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन ये लोग वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। इनके हाथों पुलिस के कुछ आदमी भी मारे गए हैं। एक आदमी के मुंह से बेइख्तियार निकला, आफरीन आफरीन। 2-3 और आदमी भी बोल उठे। ये लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचे हैं। मलक तोती खान ने बात जारी रखते हुए कहा, गर्दीज की पुलिस भी इनकी तलाश में है। अब्दुल्ला जान ने बताया कि पुलिस की एक जीप इनकी तलाश में इस तरफ भी आई थी और उससे पूछताछ करके वहीं से वापस चले गए थे। पुलिस की जीप को इन लोगों ने सड़क के दूसरी तरफ पहाड़ी रास्ते पर जाते देखा, लेकिन ऐन मुमकिन है कि पुलिस इनकी तलाश में दोबारा इस तरफ आ जाए। वो चंद को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, ये हमारे मेहमान है और तुम लोग जानते हो कि मेहमानों की हिफाजत किस तरह की जाती है। मैंने अब्दुल्ला को हदायत कर दिया है कि अगर पुलिस इनकी तलाश में दोबारा इस तरफ आए तो हवाई फायरिंग करके हमें सिग्नल दे दे। अब कम से कम 2 आदमी ऐसे होंगे जो बस्ती के बाहर पहरा देंगे। हो सकता है अब्दुल्ला को फायर करके सिग्नल देने का मौका ना मिले और पुलिस यहाँ पहुंच जाए तो बस्ती के बाहर पहरा देने वाले हमें होशियार कर देंगे। अब तुम में से कौन 2 आदमी पहरा देने की जिम्मेदारी कबूल करेंगे? बैक वक्त 8 हाथ उठे। मलक तोती खान के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। तुम और तुम। मलक तोती खान ने 2 आदमियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, बस्ती के बाहर पहरा दोगे। अगर पुलिस इस तरफ आई तो उनकी गाड़ी की रोशनी दूर से नजर आ जाएगी। गाड़ी को देखते ही तुम लोग बस्ती के लोगों को इतला दे दोगे। जाहिर है पुलिस वाले पूछगछ करेंगे और हम मेहमानों की मौजूदगी से लाइल्मी का इजहार करेंगे और अगर उन्होंने जबरदस्ती घरों में घुसने की कोशिश की तो उनकी वजाहमत की जाएगी, क्योंकि मेहमानों का तहफ्फुज़ हमारा फर्ज है। हम अपनी जानें दे देंगे मगर इनकी जानें बचाएंगे। बस अब तुम लोग जाओ और होशियार रहो। वो सब लोग उग रहे, उन्होंने बारी बारी शारिक वगैरह से हाथ मिलाया और बाहर चले गए। ये सब कुछ देखकर शारिक और नूरखा बेहद मुतासिर हुए थे। वो लोग जानते थे कि ये मफरूर हैं और कई पुलिस वालों के कत्ल में मुलव्वस थे, लेकिन वो लोग ना सिर्फ इन्हें पनाह देने बल्कि इनकी हिफाजत के लिए अपनी जानों की बाजी लगाने को भी तैयार थे। इस इशारों को यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि अवाम इंतजामिया से बेजार थे और किसी भी मामले में उनसे ताउन करने को तैयार ना थे। कुछ देर बाद मलक तोती खान का बेटा दस्तरख्वान लेकर आ गया। उसने कालीन पर दस्तरख्वान बिछा दिया और अंदर से खाना लाकर सजाने लगा। दूसरा बेटा एक बड़े कोजे में पानी ले आया। उसके तंदे पर एक तोरिया मीट रखा हुआ था। उसने मेहमानों को बरामदे में लिटाकर उनके हाथ धुलाए और कुछ ही देर बाद वो लोग दस्तरख्वान पर बैठे खाना खा रहे थे। मलक तोती खान और मुल्ला नसीरुद्दीन भी इखलाकन उनके साथ शामिल हो गए। खाने के बाद वो जल्दी सो गए, लेकिन सुबह उन्हें उठना भी जल्दी पड़ा। नाश्ते के बाद उन्हें हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचा दिया गया। ये हिस्सा हवेली से तकरीबन अलग थलग था और कई कमरों पर मुश्तमिल था। यहाँ एक वसी अरीज तय खाना भी था। तोती खान ने सबसे पहले उन्हें यह तय खाना दिखाया। पैसाने से एक जेरे जमीन सुरंग हवेली की तरफ चली गई थी। तोती खान ने यह भी बता दिया कि यह सुरंग हवेली के बाहर किस जगह निकलती थी। बुलंद तोती खान ने अपना एक आदमी सुबह सवेरे ही गर्दीन शहर भेज दिया ताकि वहां से सूरत के बारे में मालूमात हासिल की जा सके। वो आदमी दोपहर 12 बजे के करीब वापिस आया। उसकी फराहम करदा इतलात इनके लिए खासी तशवीशनाक थी। उस आदमी की इतला के मुताबिक आज सुबह पुलिस को पहाड़ों में खड्ड में गिरी हुई वो लैंड क्रूजर मिल गई थी जिस पर ये लोग बराकी से इस तरफ आए थे। इत्तफाक से जिस जगह खड्ड में वो गाड़ी मिली थी उससे चंद गज आगे एक रास्ता जरमाली की तरफ जाता था और पुलिस की एक पार्टी इन लोगों की तलाश में जरमाली की तरफ गई हुई है।
इस तरफ और भी बहुत सी छोटी छोटी बस्तियां हैं, वो इन लोगों को उस तरफ तलाश करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ ही दीगर इतराब में भी इनकी तलाश जारी रहेगी। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।